स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। सुना बहुत है, अप्लाई नहीं करते। आज शायद अप्लाई कर लें, क्योंकि आज हम उसके बारे में बहुत बात करने वाले हैं। हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं जिससे हज़ारों करोड़ों लोगों की बहुत सारी दिक्कतें इस पूरी दुनिया में हुई है, कैंसर। क्योंकि आज हमारे साथ है रायपुर के बहुत ही चुनिंदा एट द सेम टाइम बहुत ही रिस्पेक्टफुल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर जयेश शर्मा। तो आज सुनते हैं कैंसर के बारे में, उसकी कहानी, उनकी ज़ुबानी। सो हेलो सर, वेलकम टू अवर पॉडकास्ट चैनल। थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम सर। सर मुझे ये समझना है कि एग्जैक्टली कैंसर होता क्या है। तो मैं जनरली यही बताता हूँ कि कैंसर हमारे शरीर के ही कुछ सेल्स हैं जो बिगड़ गए हैं। जैसे घर के लड़के बिगड़ जाते हैं ना, ओके। तो हमारे कुछ सेल्स हैं जो बिगड़ गए हैं, फैलना चालू कर दे रहे हैं और माँ बाप की मतलब बॉडी के कंट्रोल की बात नहीं सुन रहे हैं, एंड दे कीप ग्रोइंग और स्प्रेड करने लग जाते हैं और अपने आसपास के टिश्यूज़ को भी इन्वेड करने लग जाते हैं। जो नॉर्मल एनर्जी का और रिसोर्सेज का कंजम्पशन है उससे बहुत ज़्यादा कंज्यूम करने लगते हैं। ओके। और वो एक जगह से दूसरी जगह फैल जाते हैं। वो ब्लड के थ्रू भी फैल सकते हैं, लिम्फ नोड्स के थ्रू भी फैल सकते हैं। तो वो कैंसर होता है कि बेसिकली हमारे कुछ सेल्स जो हमारे कंट्रोल से बाहर चले गए हैं। ओके, तो ये इसका होने का कारण क्या होता है? कोई एक कारण नहीं है जो हर कैंसर का होता हो। तो कैंसर के सबसे बड़े कारण हमारे लाइफस्टाइल हैं। तो उसमें स्मोकिंग भी आ गया, उसमें ड्रिंकिंग भी आ गया, उसमें हमारा लेजीनेस, जंक फूड और ये सब चीज़ें तो आ ही गई। बट एट अ मॉलिक्यूलर लेवल कैंसर होने के 3-4 कारण होते हैं। या तो वो सेल के जीन्स में ही कुछ गड़बड़ है। ठीक है। जो जनरली बच्चों को कैंसर हो जाता है तो सब बोलते हैं बच्चे को कैसे हो गया, तो वो कहीं ना कहीं कोई जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। हेरिडिटी। जेनेटिक और हेरिडिटी में अंतर होता है। ओके। जेनेटिक मतलब उस बच्चे के जीन्स में कुछ प्रॉब्लम है। वो Okay. ये हो सकता है कि वो उसको माँ बाप से मिले हों, बट बच्चों के केस में वो रेयर होता है। Okay. क्योंकि अगर उनके माँ बाप के भी वही जीन्स होते हैं तो उनको भी बचपन में कैंसर हो गया होता है। अच्छा। ये म्यूटेशन होता है। मतलब जब दो तरह के जीन्स मिलते हैं तो वो एग्जैक्ट कोई भी बच्चा अपने माँ बाप की कॉपी नहीं होता। करेक्ट। तो वो दोनों के जीन्स का मिक्सचर भी होता है और कुछ उसमें स्पेशल अलग रहता है, कुछ अलग रहता है जो उन माँ बाप दोनों से अलग करता है। ओके, तो हम वो ज़्यादातर वो जो डिफरेंस होता है वो बहुत मीनिंगफुल नहीं रहता। कभी कभी वो मीनिंगफुल होता है। वो बिहेवियर में भी हम देखते हैं कि माँ बाप तो दोनों बड़े सीधे, इनका लड़का बड़ा शैतान है। ओके। तो वैसे ही ये कैसे मैनिफेस्ट करेगा ये अभी तक बहुत क्लियर साइंस नहीं है। ये इसमें जेनेटिक्स, एपिजेनेटिक्स, हम आई थिंक वो 3-4 घंटे तक वही बात करते रहेंगे, तो उसको छोड़ देते हैं। ठीक है। तो या तो वो चेंजेस जेनेटिक होते हैं या हम उसको इंड्यूस करते हैं। तो कैंसर जो प्रॉब्लम है वो सेल्स के डिवीजन का प्रॉब्लम है। जब सेल डिवाइड होते हैं तो किसी एक सेल में कुछ खराबी आ जाती है जिसकी वजह से वो कंट्रोल से बाहर चला जाता है। ठीक है। तो जितने बार बार सेल डिवाइड होंगे ये प्रॉब्लम आने का रिस्क बढ़ेगा। तो अगर आप मुंह में सुपारी लेके बैठे हुए हो और वो सुपारी से छोटी 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 चोट आपके गाल को लगती जा रही है, तो कभी ना कभी वो ऐसा एक चेंज इंड्यूस करेगी जो वो कैंसर बन जाएगा। ओके। आप दारू पी रहे हो, फूड पाइप से लेके पेट तक वो जा रहा है, वो लिवर में जाता है तो लिवर के लिए अल्कोहल टॉक्सिक होता है, तो वो लिवर में चेंजेस इंड्यूस कर सकता है। आपके फूड पाइप में, स्टमक में चेंजेस इंड्यूस कर सकता है। तो ये इस तरह से होता है। फिर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हमारे सेल्स डिवाइड होते ही जाते हैं। हम जिन सेल के साथ पैदा हुए थे उनमें से शायद आज एक भी सेल हमारी बॉडी में नहीं है। करेक्ट। और आज से 40 साल बाद ये सेल्स भी नहीं रहेंगे। तो सेल्स डिवाइड होते जाते हैं तो उनमें गलतियां होने का रिस्क बढ़ता जाता है। इसीलिए मेरे दादाजी तो एकदम सात्विक खाना खाते थे, दारू से दूर थे। उनको कैंसर कैसे हो गया? क्योंकि वो आपके दादाजी थे, वो उस एज तक पहुंच गए थे। ओके। कि उनके सेल्स में रैंडम चेंजेस एक्यूमुलेट होने का चांस बढ़ जाता है। ठीक है। इसके अलावा कुछ तरह के इन्फेक्शंस हैं। अगेन वो इन्फेक्शन है जो आपको तकलीफ दे रहा है। जैसे फुंसी हुई, फुंसी आपकी बॉडी को तकलीफ देती है, बॉडी उसको अटैक करती है और उसको ख़त्म कर देती है, या वो फूट जाता है, ख़त्म हो जाता है। कोई इन्फेक्शन जो इतना इरिटेट नहीं कर रहा है बॉडी को कि बॉडी उसको पहचान के उसको अटैक करे, लेकिन वो वहाँ पे कुछ ना कुछ सेल्स में चेंजेस इंड्यूस करते जा रहा है। ये ज़्यादातर वायरस होते हैं। इसको क्रॉनिक इन्फेक्शन बोलते हैं, जो सालों तक इन्फेक्शन बॉडी में बना रहता है। तो 2 सबसे कॉमन इन्फेक्शंस जिसकी वजह से कैंसर होता है, एक सर्विक्स के अंदर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का,
वो इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से यूट्रस के कैंसर होते हैं। ठीक है। यूट्रस का कैंसर इंडिया का सेकंड सबसे कॉमन कैंसर है विमेन का। ओके। तो वो और यूट्रस के जितने भी सर्विक्स के जितने कैंसर्स हैं वो सब सिर्फ एक वायरस की वजह से होते हैं। दूसरा, जैसे लिवर में हेपेटाइटिस हो गया तो वो कई बार हेपेटाइटिस की वजह से लिवर एकदम ही खराब हो जाता है, कैंसर बनने का चांस ही नहीं मिलता। कई बार वो लिवर उसको कंट्रोल कर लेता है लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर पाता, तो कई सालों बाद वहाँ पे कैंसर बनने का रिस्क बन जाता है। ओके। तो ये तीसरा मोड है इन्फेक्शंस। बाकी ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे तरीके होते हैं। और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं इडियोपैथिक। उसका मतलब IDIO, उसका मतलब ये नहीं कि हम इडियट्स हैं, उसका मतलब ये है कि हमको पता नहीं है कि वो क्यों हो रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा चंक कैंसर्स का होता है जिसका कारण आज तक साइंस को पता नहीं है। शायद आप लोगों के बच्चे जब तक डॉक्टर बनेंगे तब तक वो सीख जाएंगे। ओके। तो सर जनरली लाइक कैंसर जैसे ही बात होती है कि लेट्स से कि मुझे कैंसर हुआ है, वो एक बड़ा सा हाइप क्रिएट हो जाता है कि यार ऐसे कैंसर है। सो क्या इसका कोई प्रिकॉशन या प्रिवेंशंस भी हैं? हाँ, तो ये सब चीज़ें जिनकी वजह से कैंसर होता है उनको उनसे दूर रहना। तो मैं एक बोलता हूँ कि एक बहुत सिंपल सा एक टेक्निक है जो हम अगर अपनाएं तो ये हो सकता है। HPV इन्फेक्शन जनरली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। दूसरी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ एड्स, उससे भी कैंसर होने का रिस्क बनता है। तो हम अगर एक नॉर्मल एक लाइफस्टाइल बताएं जिससे कैंसर नहीं होगा, तो आप सादा खाना खाइए, घर का खाना खाइए, जो भी बाहर से प्रोसेस्ड फूड है उसको जहाँ तक हो सके अवॉइड करिए, और जितना हो सके नशे से, हर तरह के नशे से दूर रहिए, एक्सरसाइज करते रहिए, एक्टिव लाइफस्टाइल, बहुत ज़्यादा खाना मत खाइए, मोटापा इज़ वन रीज़न। और अपना सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को सेफ रखिए। इसको हिंदी में एक सिंपल वर्ड बोलें तो सात्विक लाइफस्टाइल। तो वो एक वर्ड अगर हम याद रखें तो वो जो सात्विक लाइफस्टाइल है वो हमारे लिए एंटी कैंसर लाइफस्टाइल है। ओके। बट बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो एक्चुअल में सात्विक जी रहे होते हैं बट तब भी उन्हें कैंसर होता है। तो उसके दो रीज़न, या तो वो जेनेटिक कुछ इशू है या तो फिर एज के साथ साथ वो प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। ओके। तो जनरली जो भी इनने दारू नहीं पिया और सिगरेट नहीं पिया तो इनको कैंसर कैसे हो गया, तो उसमें ओबेसिटी इज अ मेजर रिस्क फैक्टर। ओके। वर्ल्ड वाइड करीब 15 से 20% जो कैंसर्स हैं वो डाइट और ओबेसिटी की वजह से होते हैं। ओके। तो इंडिया में अभी तक इतना कॉमन नहीं है क्योंकि इंडिया में अभी तक ज़्यादातर लोग जोमेटो स्विगी का खाना नहीं खाते हैं। इंडिया में अभी तक ज़्यादातर लोग घर का खाना खाते हैं। बट अब धीरे-धीरे चीज़ें बदल रही है इसके लिए। दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। आप अपने दोस्तों को मत देखो, आप इंडिया का पूरा पॉपुलेशन देखो। समझ गया। राइट। एज एन एवरेज ज़्यादातर इंडियन घर का दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं। करेक्ट। इसलिए इंडिया में डाइट एंड ओबेसिटी इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, बट ये बढ़ता जा रहा है। ओके। और गाँव में भी कैंसर बढ़ता जा रहा है क्योंकि गाँव की भी लाइफस्टाइल और डाइट धीरे धीरे चेंज हो रही है। करेक्ट। जो 3 सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं वो हैं वाइट राइस, वाइट मैदा एंड वाइट शुगर। ओह माय गॉड। और मुझे ऐसा लगता है कि आज के डेट पे ये 3 चीज हर दिन कंज्यूम कर रहे हैं लोग। नहीं, हर दिन नहीं, दिन में 3 बार या 5 बार। ओके। करेक्ट। तो आप सुबह उठ के समोसा खा रहे हो तो भी आप मैदा ले रहे हो। समोसे के साथ जो सॉस ले रहे हो, केचप जो है ना, केचप में कितना शुगर होता है? करेक्ट। एक केचप की बोतल में 30 to 40% शुगर होता है। करेक्ट। और टमाटो कितना होता है उसमें? 10%। इतना सा ना के, और वो टमाटो पेस्ट के नाम पे बस लिख देते हैं। हाँ। तो आप समोसे के साथ ये खा रहे हो, उसके साथ वो खा रहे हो, फिर बाद में जलेबी ले रहे हो जिसमें मैदा और शुगर दोनों है, और साथ में घी भी है। तो हम दिन में 5-6 बार यही खाना खा रहे हैं। हमारे आज से 100 साल पहले ये नहीं खाया जाता था। करेक्ट। हमारे दादा दादी को मत देखो, हमारे दादा दादी तो इंडिपेंडेंस के बाद पैदा हुए हैं, उन्हीं लोगों में तो कैंसर ज्यादा हो रहा है आज। हाँ। तो उनको आइडियल मत मानो, उनके दादा दादी को देखो। Okay. जो आज से 100 साल पहले रहते थे। बोलते राइस तो हम हमेशा से खाते हैं। आज से 100-150 साल पहले ये राइस मिल कैसे चलती थी? उस टाइम पे अनपॉलिश्ड राइस खाया करते थे। उस टाइम पे पीसा हुआ गेहूं खाया करते थे, आटा खाया करते थे। मैदा तो इंडिया में अंग्रेज लेके आए, उसके पहले इंडिया में मैदा नाम की कोई चीज़ नहीं थी।
इंडिया में वाइट शुगर अंग्रेज लेके आए हैं, उसके पहले वाइट शुगर नाम की चीज़ नहीं थी, हम शहद खाते थे। और शहद इतना महंगा होता है और इतना कम मीठा होता है कि शहद से आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा मीठा कर नहीं सकते। ओके ओके। तो ये 3 सबसे बड़े कल्प्रिट्स हैं जो हमारे डाइट और लाइफस्टाइल को ख़राब कर रहे हैं। और इन तीनों को मिला के इसके साथ सॉल्टी फूड भी एक प्रॉब्लम है, ओके अल्कोहल, प्रोसेस्ड मीट्स, ये सब मिला दें तो इससे हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन मतलब हमारी बॉडी का जो रिएक्शन होता है किसी भी अटैक के अगेंस्ट। तो मैं यही एग्जांपल देता हूँ कि पाकिस्तान ने अटैक किया और आर्मी एक्टिवेट हो गई तो वो अच्छा है हमारे लिए, लेकिन जैसा पाकिस्तान में होता है कि उनकी आर्मी पूरे ही टाइम एक्टिवेटेड रहती है, उसको मार्शल लॉ बोलते हैं, वो अच्छा नहीं है। तो हमारा डिफेंस सिस्टम पूरे टाइम अगर एक्टिवेटेड रहे तो दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। ओके उससे हार्ट डिजीज, डायबिटीज, दुनिया भर की जितनी भी बीमारियां आप सुनते हो जो लाइफस्टाइल की वजह से होती हैं, वो सब क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से है। वो उसको अवॉइड करना। तो मतलब कहीं ना कहीं अगर हम ये जंक फूड कंटिन्यूअसली खाते रहेंगे हाँ, तो वो एक्टिवेटेड रहेगा, और एक्टिवेटेड रहेगा तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हानिकारक है। एब्सोल्युटली। ओके, एंड व्हाट अबाउट दीज रेडी टू ईट फूड्स कि आज के डेट में सिर्फ गर्म पानी डाला या 2 मिनट माइक्रोवेव में रखा एंड द उसके फूड इज रेडी। इंग्रेडिएंट्स एक बार पढ़िए। तो बीच में सोया चाप्स का बहुत चल रहा था। करेक्ट करेक्ट, हाँ जी। तो सोया चाप्स का मैंने एक उसका इंग्रेडिएंट पढ़ा, ठीक है उसमें 55% मैदा है और 20% सोया है। ओके, तो हम खा तो उसमें मैदा ही रहे हैं। समझ गए। तो इंग्रेडिएंट्स पढ़िए और उसके बाद खाइए। मैगी इज ऑलमोस्ट 100% मैदा मिक्स विद पाम ऑयल मिक्स विद सॉल्ट। तीनों चीज अच्छी नहीं। ये 3 चीजें हैं जो मैगी है। हाँ उसमें थोड़ा सा मसाला डाल के हमको टेस्टी बना दिया है। बिल्कुल। और मुझे भी बहुत पसंद है, ऐसा नहीं है, मेरा भी दिल दुखता है बोलते हुए कि मैगी हेल्दी नहीं है लेकिन जो है वो है। ओके अच्छा, मुझे ये बताइए कि जैसे अगर अपन बात करते हैं फूड्स की, अब आते हैं बेवरेज में, क्योंकि कहीं ना कहीं सॉफ्ट ड्रिंक्स जो चल रहे हैं अभी, दोज आर वेरी शुगरी ड्रिंक्स। तो क्या वो भी एक कारण है, क्योंकि कहीं ना कहीं उससे आपका ओबेसिटी बढ़ रहा है, आपका ओवरवेट हो रहे हैं, वो सारी चीज़ भी इफेक्ट कर रही है। सो वो एक मैंने बहुत साल पहले देखा था एक BBC में, वो 1 लीटर का कैन लेके बैठा था किसी भी सोडा का, और बोला कि इसमें कितनी शुगर होगी। तो और वो शुगर के छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं ना, तो उसने 4, 5, 10 वो जर्नलिस्ट डालता गया, वो पूरा गिलास भर के शुगर के पैकेट्स डाले। तो बोले इतने शुगर इस कोक के या पेप्सी के जो भी था 1 लीटर की बॉटल में होता है। क्योंकि इट्स लाइक मैंने इंटर्नशिप की हुई है वन ऑफ द ब्रांड्स में, एंड मैंने देखा है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है जो इंडिया में स्पेसिफिकली मिलती है, उसमें 3 चीज़ है। पानी जो वहाँ के STP में बना हुआ होता है, हाँ। जो कचड़े पानी को रिट्रीट करके बनाया जाता है, दूसरा होता है शुगर, और तीसरा होता है वो केमिकल एडेड फ्लेवर्स एंड द कलर्स जो उसको करते हैं। हाँ। तो इस पे काफ़ी इफेक्टफुल इस चीज़ का रहता ही है। वे एंड लोग क्या करते हैं कि हम वो नहीं पीते, हम तो जूस पियेंगे। वो कार्टन खोल के जो जूस पी के आप पीते हैं उसमें भी यही 3 चीज़ें रहती हैं, फ्लेवर, शुगर और पानी। ओके ओके। तो फ्रेश फ्रूट्स आर गुड, फ्रूट जूसेस उससे थोड़ा नीचे हैं, और जो पैकेट जूसेस हैं उनमें और सोडा में कोई अंतर नहीं है। अच्छा अच्छा ओके। अच्छा, जैसे ये कैंसर होता है उसमें स्टेजेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी भी इंसान को पता चलता है कि दैट ही और शी इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप दैट शुड दे कैन डू? पहले समझते हैं स्टेज क्या होता है। तो स्टेज मतलब अगेन वो एग्जांपल कि लड़के बिगड़ गए, राइट? तो हमारा एक कॉलेज है, उसमें कुछ लड़के बिगड़ गए हैं। अगर एक लड़का बिगड़ा है दैट इज स्टेज 0, वो किसी को बिगाड़ नहीं पाया है। हॉस्टल का एक विंग पूरा बिगड़ गया है तो आप उनको फिर भी कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज स्टेज 1। ठीक है। पूरा हॉस्टल ही बिगड़ गया है तो भी आप उस हॉस्टल को क्लोज करके कुछ डिसिप्लिन करके कर सकते हो, दैट इज स्टेज 2। ठीक है। पूरे कॉलेज में ऐसे लड़के भर गए हैं तो भी आप कॉलेज बंद करके कुछ करके उनको कंट्रोल कर सकते हो, दैट इज स्टेज 3। बट इस टाइम पे कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल होता जाता है, क्योंकि वो अगर पूरा कॉलेज बिगड़ा है तो हो सकता है उनमें कुछ बाहर वाले भी लड़के बिगड़े होंगे, तो वो उनको भी कंट्रोल करना तो इस टाइम पे थोड़ा सा मुश्किल हो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाती है, राइट? तो स्टेज 0 में ऑलमोस्ट 100% क्योर रेट है, स्टेज 1 में 90% है, स्टेज 2 में 80% है, स्टेज 3 में 50% है। ड्रॉप आया। एंड स्टेज 4 मतलब आपका
शहर का एमएलए ही गुंडा है, तो आप हाँ। क्या कर लोगे? आप कुछ नहीं कर सकते। आपके पूरे शहर में ही आपके गुंडे भरे पड़े हैं, तो Okay. वहाँ पे पुलिस भी उनकी है, सरकार भी उनकी है। तो उस केस में अपन सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं, उसको जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, तो उसमें सक्सेस रेट कितना चला जाता होगा? वो अलग अलग उस पर डिपेंड करता है, बट हमारा ट्रीटमेंट का गोल उस टाइम पे चेंज हो जाता है। हमारे ट्रीटमेंट का एम उस टाइम पे हो जाता है कि हम बीमारी को जितना हो सके कंट्रोल करें, ताकि लाइफ थोड़ी बढ़ को जाए। बढ़ाएं, ओके। और दूसरा सिम्टम्स को कंट्रोल करें। क्योंकि बहुत सारे लोगों में ये मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि लास्ट स्टेज में जो ट्रीटमेंट होता है वो ट्रीटमेंट बहुत पेनफुल होता है। लास्ट स्टेज बहुत पेनफुल होता है। उस टाइम पे जो ट्रीटमेंट हम दे रहे होते हैं वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए देते हैं। वो जो तकलीफ़ें, खा ना पाना, एकदम कमज़ोरी हो जाना, इस तरह का दर्द जो आप सहन ना कर पाओ, वो लास्ट स्टेज के सिम्टम्स अक्सर होते हैं। ओके। और उस टाइम पे हमारा एम सिर्फ उन सिम्टम्स को जितना हो सके कंट्रोल करना है। ओके। बट बीमारी को ख़त्म करना ज़्यादातर स्टेज 4 केसेस में हमारा एम नहीं होता है। ओके ओके ओके। 3 इडियट्स में ना सर, एक वो जब 3 इडियट्स देखी आपने, हाँ तो उसमें वो तीनों शादी क्रैश करते हैं, हाँ फिर करीना कपूर को वो समझाता है, हाँ। तो वो उसका एक डायलॉग होता है, वो समझाते बढ़िया है। ये वैसे ही वाला फील आया, आप समझाते बढ़िया है, जहाँ पे एक्चुअली क्लैरिटी मिल रही है कि एक्चुअली कैसे स्टेजेस ऑफ कैंसर वेरी करते हैं, उसमें क्या चीजें होती है। ओके, सो मेरे क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज कि अब इनमें करना क्या चाहिए? तो कैंसर को ख़त्म करने के सबको मालूम है सर्जरी, कीमोथेरेपी और रेडिएशन। बट अब टोटल 8 तरीके हैं कैंसर ख़त्म करने के जो साइंटिफिकली प्रूवन है। ठीक है। जो लाइफ को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं वो अभी भी सबसे ज़्यादा अराउंड जितने भी कैंसर्स क्योर होते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें 40% इज एट्रीब्यूटेबल टू सर्जरी। ठीक है। क्योंकि अगेन वही लड़के थोड़े से ही हैं तो उनको निकाल देना इज द बेस्ट ऑप्शन, राइट? स्टेज 0, स्टेज 1, स्टेज 2 में जनरली ट्रीटमेंट का मेन पार्ट सर्जरी होता है। स्टेज 3 में कभी सर्जरी इन्वॉल्व होती है, कभी रेडिएशन इन्वॉल्व होता है। पहले बेसिक से चालू करते हैं कि कैंसर को ख़त्म कैसे करना है। एक तो जहाँ पे कैंसर है उस जगह को अटैक करना है, उस जगह पे से कैंसर को ख़त्म करना है। दूसरा, उसके आसपास के एरिया सबसे ज़्यादा रिस्क पे रहते हैं। करेक्ट। तो जैसे इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है अभी? पाकिस्तान। नहीं, एक्चुअल कैंसर पूछ रहा। इंडिया का सबसे कॉमन कैंसर कौन सा है? अभी आपने बताया सर्व कैंसर, वो विमेन का सेकंड कॉमन है। इंडिया का सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर। ओके, हाँ, तो ब्रेस्ट कैंसर ब्रेस्ट से चालू होता है और अंडर आर्म्स की गांठ में सबसे पहले पहुंचता है। ठीक है। तो उसको बोलते हैं रीजनल स्प्रेड, ठीक है, राइट? तो सबसे पहले अपने को लोकल एड्रेस करना है, सेकंड फिर रीजनल एड्रेस करना है, और फिर अगर कहीं पूरी बॉडी में फैले होने का रिस्क है तो उस रिस्क को एड्रेस करना है। ठीक है। अगर पूरी बॉडी में फैल गया है ऑलरेडी तो वो स्टेज 4 हो गया। फिर अपने को ये लोकल ट्रीटमेंट नहीं देखना है, फिर अपना एम चेंज हो जाता है। मैं अपन बात कर चुके हैं। हाँ जी। तो अगर रिस्क है कि पूरी बॉडी में कहीं माइक्रोस्कोपिक डिजीज होगी जो किसी टेस्ट में नहीं आ रही है, तो उसको एड्रेस करना है। तो लोकल ट्रीटमेंट का सबसे कॉमन 80% केसेस में सर्जरी होती है। ठीक है। 20% कुछ तरह के कैंसर्स होते हैं, जैसे सर्विक्स के एडवांस कैंसर्स में, कुछ तरह के गले के कैंसर्स में रेडिएशन पहला ट्रीटमेंट रहता है। अच्छा। तो ये लोकल ट्रीटमेंट हुआ। वही सर्जरी और रेडिएशन को हम थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। तो कैंसर सर्जरी में सिर्फ जो बीमारी दिख रही है वो नहीं, उसके अलावा थोड़ा सा निकालना पड़ता है, एक्स्ट्रा, थोड़ा हम मार्जिन लेके चलते हैं। ठीक है। एक्चुअली उसको मार्जिन ही बोलते हैं कि ट्यूमर से कितना मार्जिन हमने लिया है। तो वो एक्स्ट्रा निकालना रहता है और आसपास के कुछ नोड्स को एड्रेस करना रहता है, उनको भी निकालना रहता है। ओके। तो इसको बोलते हैं लोको रीजनल ट्रीटमेंट। ये 80% केसेस में सर्जरी से होता है, 20% केसेस में रेडिएशन से होता है। ठीक है। और जो वो बाकी कहीं फैले होने का जो डर है उसके लिए कीमोथेरेपी देते हैं, राइट? तो कीमोथेरेपी का एम 2 ही रहता है कि ये जो आंख से नहीं दिख रही है बीमारी उसको खत्म कर दे। अच्छा। और जो आंख से दिख रही है उसको थोड़ा छोटा कर दे, कि जैसे गले का या ब्रेस्ट का गांठ है जो बहुत बढ़ गया है, अभी सर्जरी के लायक नहीं है, तो अपन पहले कीमोथेरेपी देके उसको थोड़ा छोटा करके फिर उसकी सर्जरी करें। ओके ओके। तो कीमोथेरेपी का तो बेसिकली कीमोथेरेपी क्या श्रिंक करने का काम करता है? तो जो बड़ी बीमारी है उसको श्रिंक करता है, जो आंख से नहीं दिख रही है उसको जड़ से खत्म कर सकते हैं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो
जो आंख से दिख रही है बीमारी उसके लिए अपन ने सर्जरी कर दिया या रेडिएशन कर दिया, जो आंख से नहीं दिख रही है उसके लिए कीमोथेरेपी दे दिया। कीमोथेरेपी हर केस में ज़रूरत नहीं रहती है। हमारे बहुत 51 साल हो गए हैं, बहुत सारा रिसर्च है। अब हमको पता है कि किस केस में इसके बाहर फैला होने का चांस है, किस केस में चांस कम है, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट होता है। ओके ये 3 मेन है, इसके अलावा हार्मोनल, टारगेटेड, इम्यूनोथेरेपी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, ऐसी बहुत सारी लिस्ट है। टोटल 8 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, बट ये 3 मिला के करीब 80-90% क्योर होते हैं। ओके अच्छा, इस पे अगर हम थोड़ा पीछे हैं और ये समझे कि पता कैसे चले कि आपको कैंसर है? तो बहुत सारे लोग मेरे को ये सोशल मीडिया पे सबसे कॉमन कमेंट मेरे पोस्ट में ये होता है कि कोई एक टेस्ट बता दो जिससे पता चल जाए कि कैंसर है। करेक्ट। बिन लादेन को पकड़ना इतना आसान नहीं है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। हाँ। तो अपने को 2 चीज़ें समझनी पड़ेंगी। एक तो सिम्टम्स क्या होते हैं वो समझना पड़ेगा, और दूसरा स्क्रीनिंग टेस्ट समझने पड़ेंगे। तो 7 सिम्टम्स होते हैं जो मेन कैंसर के सिम्टम्स हैं, उनको हम समझ जाएं और फिर बाद में स्क्रीनिंग कर लें, तो जो चीज़ें सिम्टम नहीं प्रोड्यूस कर रही हैं उसको डॉक्टर अपने को पकड़ के दे दे। ठीक है। बट वो जो सेकंड पार्ट है, जो हमको शॉर्टकट लगता है, वो बहुत कम बीमारियों में यूजफुल है। ओके ओके राइट। तो सबसे पहले सिम्टम्स, कोई भी गांठ शरीर में जो 15 दिन से ज़्यादा गांठ बनी हुई है, कहीं से भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, मुंह से ब्लीडिंग होना ओरल कैंसर का एक अक्सर लक्षण होता है, सर्वाइकल कैंसर में अबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है, पेट के अंदर के कैंसर में मोशंस में ब्लड जाना, ब्लैडर के कैंसर में यूरिन में ब्लड जाना, कोई भी अबनॉर्मल ब्लीडिंग, और तीसरा कोई भी घाव जो भर नहीं रहा है। ओके तो ये घाव मतलब छाला भी हो सकता है, मुंह का अल्सर, जो 15 दिन से ज़्यादा अगर अल्सर है तो वो एक कैंसर का चांस हो सकता है। मिल लेते हैं, टेंशन मत क्योंकि राइट नाउ आई एम हैविंग अ माउथ अल्सर व्हिच इज बीन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 15-20 डेज। हाँ, तो अपन देख लेंगे, टेंशन मत ले। शक्ल से दिख जाता है मेरे को कि दहशत फैल रही है आदमी के चेहरे पे। ओके ओके। तो कोई भी घाव या छाला जो भर नहीं रहा है 15 दिन से ज़्यादा, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, ठीक है। आप मेहनत नहीं कर रहे हो और आपका वजन कम हो रहा है, तो भगवान इतने मेहरबान कभी होते नहीं हैं। अगर अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस हो रहा है तो मैं यहीं से सीधा सर के साथ ही इनके क्लिनिक जा रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस इज वन सिम्टम। फिर एनी कॉफ जो 15 दिन से ज़्यादा चल रहा है, ओके। तो अनएक्सपेक्टेड ब्लीडिंग में खांसी में ब्लड आना भी आ गया, ठीक है। वो जो पहले ही बताया अपन ने। बॉवेल ब्लैडर में के हैबिट्स में चेंज आना, जैसे आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं रहता था, सडनली कॉन्स्टिपेशन होने लग गया, सडनली मोशंस में म्यूकस जैसा जा रहा है, लसलसा जा रहा है, बार बार रात को यूरिन के लिए उठना पड़ रहा है जो पहले कभी नहीं था। तो ये सब साइंस हो सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, दूसरी वाली लास्ट में बताऊंगा। ठीक है। कि इनमें से ज़्यादातर केसेस में आपको कैंसर नहीं होगा, लेकिन अगर कैंसर है तो वो इन्हीं में से किसी तरह से अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा। ओके। ठीक है। ओके। तो रात को कुत्ता भौंक रहा है मतलब चोर है ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर कुत्ता भौंक रहा है तो एक बार जाके चेक कर लो। नाइस। क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है सर, द मोमेंट यू गेट टू नो द सिम्टम्स, इंसान की फितरत है, वो क्या करता है, वो गूगल में चेक करता है कि क्या है। एंड आज के डेट में गूगल भैया बहुत अच्छे हैं, वो क्या करते हैं, सबसे पहले कैंसर दिखाते हैं, सबसे पहले कैंसर दिखाते हैं, एंड दिमाग चकरा जाता है। एक तो कभी कर क्या होता है, अगर शायद पॉजिटिव भी है, इंसान उसको इतना कैजुअल नहीं, तो गूगल तो कैंसर ही बोलता है, गूगल तो कैंसर ही बोलता है। सो देयर इज अ वेरी हाई स्कोप, उसके चक्कर में वो उससे नेग्लेक्ट कर देता है और वो आगे बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली, दोनों चीजें होती हैं। हाँ। जिनको कैंसर नहीं होता है वो 15 डॉक्टर को दिखा देते हैं, और जिनको कैंसर होता है वो घर में आराम से बैठ के बीड़ी पीते रहते हैं। सिंस आपने बीड़ी लाया, अभी आज के डेट में जो यूथ आई है, जो जेनजीज आए हैं, इनको वेपिंग, हुक्का, सिगार, सिगरेट, ये सब का बहुत ज्यादा लत लगा हुआ है। तो इसको लेके क्या कहना है आपका? तो टोबैको इज द बिगेस्ट रिस्क टू ह्यूमन हेल्थ जो लीगल है। ठीक है। दुनिया में इससे ज्यादा बड़ा कोई ह्यूमन हेल्थ का रिस्क नहीं है। सबसे ज़्यादा डेथ्स अगर किसी सब्सटेंस होती हैं तो टोबैको से होती हैं। ओके। और वो इतना एडिक्टिव है कि आप
रूप बदल बदल के यूज़ करते रहते हैं। और फिर हमारे स्टार्स भी हैं, बोलो ज़ुबान कैंसरी। तो हमारे स्टार्स में हमको ज़ुबान कैंसरी बोलने को सिखाते हैं। फिर हमारे मीडिया में वो कूल दिखाया जाता है। करेक्ट। बिना हुक्के के, बिना सिगरेट के तो आदमी कूल हो ही नहीं सकता है। तो सिगरेट से भी होता है, खैनी से भी होता है, टोबैको से भी होता है, गुटखे से भी होता है, हुक्के से भी होता है, सिगार से भी होता है। वेप से अभी तक पता नहीं है, क्योंकि कैंसर डेवलप होने को कई साल लगते हैं। वेप अभी तक इतने ज़्यादा लोगों ने इतने साल यूज़ नहीं किया, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है शायद। हाँ। तो जैसे 1930s में लोगों को पता नहीं था कि सिगरेट से होता है, वैसे ही आज पता नहीं है कि वेप से होता है। आगे देखते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं कि वेप से नहीं होता ना। मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे सिगरेट का पता नहीं था, वैसे वेप का पता नहीं है। अब सिगरेट का पता चल गया है, शायद वेप का भी पता चल जाएगा। करेक्ट। ओके, तो आज के डेट में बहुत सारे लोग, जैसे आपने बोला कि एडिक्टिव होता है, अब इसको एडिक्टिव किसी को छोड़ना है तो उनको क्या करना चाहिए? बहुत मुश्किल है। अगेन इसका भी कोई आसान रास्ता नहीं है। बहुत सारा विल पावर भी चाहिए, बहुत सारा अपने आसपास के लोगों का सपोर्ट भी चाहिए, और थोड़ी दोस्तों की गालियां भी चाहिए कि अभी अगर तूने सिगरेट पिया तो ये हो जाएगा, वो कर देंगे, तो दोस्ती नहीं, तोड़ देंगे, मैं तेरे को मारूंगा। थोड़ी दोस्तों की गालियां भी चाहिए, थोड़ा अपना विल पावर भी चाहिए, और थोड़ा इसके ट्रीटमेंट्स हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो निकोटीन पैचेस आर जनरली सेफ। ओके। निकोटीन पैचेस, निकोटीन च्युइंगम्स जनरली सेफ होते हैं। निकोटीन अपने आप में डेंजरस नहीं है। उसके साथ में जो तंबाकू के दूसरी चीज़ें जो जाती हैं वो डेंजरस है। तो निकोटीन आर सेफ, लाइक लेना चाहिए? नहीं। अच्छा। लेना, उससे कोई फायदा नहीं है, लाइफ में कोई फायदा नहीं होता है उससे। हाँ। लेकिन निकोटीन पैचेस या निकोटीन सिगरेट्स, निकोटीन पैचेस या निकोटीन च्युइंगम अगर आपको सिगरेट छोड़ने में हेल्प कर रही हैं तो उनकी हेल्प ले लो। अच्छा। और धीरे धीरे सिगरेट को और वेपिंग को छोड़ने का कोशिश करो। ओके ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे लोगों की आदत तो बन गई, अब उन्होंने कोशिश किया, उन्होंने छोड़ भी दिया, बट कहीं ना कहीं मैंने कभी ऐड देखा था तो इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से इफ आई एम हैविंग कंजम्पशन ऑफ सिगरेट फॉर अ ईयर और 2 एंड आई एम डूइंग इट ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड ऑल ऑफ अ सडन मैंने छोड़ दिया, तो क्या 5-7 साल बाद या 3-4 साल बाद होने का स्कोप है? तो रिस्क धीरे धीरे कम होता जाता है, बट रहता है। जिस दिन आपने सिगरेट छोड़ा उस दिन आपका रिस्क थोड़ा सा कम हो गया, और धीरे धीरे कम होता जाता है। इट टेक्स, आपने कितने साल तक और कितना सिगरेट पिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट धीरे धीरे रिस्क कम होता जाता है। रिस्क जीरो कब होता है? जब आदमी स्वर्ग से डर जाता है। न तुम्हारा रिस्क जीरो है, न मेरा रिस्क जीरो है, न दुनिया में किसी का भी रिस्क जीरो है। ओके। जीरो रिस्क वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। ठीक है। लेकिन आपका रिस्क डे 1 से कम होता जाएगा, और उसके ऊपर हमको फोकस करना, बट उसको छोड़ना जरूरी है। छोड़ना जरूरी। सो इट्स लाइक दुनिया में ये इतना ज्यादा बड़ा हो चुका है, हर इंसान उससे गुजर रहा है या फिर मैक्सिमम लोग उससे गुजर रहे हैं, तो इसके पीछे वैक्सीनेशन पे क्या वर्किंग है इसको लेके? तो देखिए, वैक्सीन है भी और नहीं भी है। जो सर्वाइकल कैंसर है, मैंने बताया वो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है, उसकी वैक्सीन है अपने पास। अच्छा। और वो वैक्सीन अब अवेलेबल है। हर बच्चे को 9 से 15 साल की एज के बीच में लेना चाहिए, लड़के लड़कियों दोनों को। और अगर उस एज में मिस हो गया तो 25 साल की उम्र तक लिया जा सकता है, उसमें एक आध एक्स्ट्रा डोज लेना पड़ सकता है। लेकिन वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है। कैंसर की वैक्सीन इसलिए नहीं है क्योंकि कैंसर का कोई एक जरिया नहीं, कोई एक तरीका नहीं है। आपके पास एक गोली है, आप मार दो, आपके चारों तरफ से आदमी आ रहे हैं, तो एक गोली का क्या करोगे, किसको मारोगे? और कैंसर इन्फेक्शन नहीं है, अगेन हमारे ही बॉडी के बिगड़े हुए लड़के हैं। तो वो कैंसर को पकड़ना, तो कैंसर की वैक्सीन तब होती है जब बाहर से कोई अटैक कर रहा है, तो उसके अगेंस्ट आपकी वैक्सीन होती है। ठीक है। अपने ही अगर कोई सेल्स खराब हो जाते हैं तो उसके लिए कोई वैक्सीन नहीं हो सकती है। फिर तो डायबिटीज की भी वैक्सीन बना दें, ब्लड प्रेशर की भी वैक्सीन बना दें, हर चीज का आंसर वैक्सीन नहीं होता है। इसका आंसर लाइफस्टाइल एंड अवेयरनेस है। ओके ओके। तो आप अगर मैं आपसे पूछूं, व्हाट इज दैट वन अवेयरनेस टिप जो आप जनता को बताना चाहेंगे विद रिस्पेक्ट टू कैंसर? तो एक चीज जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी ना कैंसर नहीं है। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी ये है कि हमें बीमारी से ज्यादा ट्रीटमेंट से डर लगता है। कैंसर से ज्यादा कीमोथेरेपी से डर लगता है। हमें कैंसर से ज्यादा सर्जरी से, रेडिएशन से डर लगता है।
इसलिए हम ट्रीटमेंट डिले करते हैं। मैंने अभी आपको बताया स्टेज 1-2 में 80 to 90% रिजल्ट आते हैं। इंडिया में 70% लोग ट्रीटमेंट के लिए तब पहुंचते हैं जब वो स्टेज 3 या स्टेज 4 पे पहुंच चुका है। ओके 70%, और स्टेज 3 and 4 का मिला के सर्वाइवल रेट इज 20%। ओह माय गॉड। और इसमें होता क्या है, मेरे चाचा गए, उनने डिले किया, वो स्टेज 3 में या स्टेज 4 में गए, उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, क्योंकि 80% लोगों का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा उस टाइम पे। और मैंने अपने चाचा को देखा और मैंने ये सीख ली कि ट्रीटमेंट कराने का कोई फायदा नहीं है। फिर मेरा भतीजा जब उसको कैंसर हुआ, भगवान ना करे, तो वो भी यही सीखा कि चाचा ने भी ट्रीटमेंट कराया था, चाचा भी ठीक नहीं हुए, ट्रीटमेंट कराया। ये साइकिल बहुत ख़राब है और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल गया है, और इसका फ़ायदा उठा के बहुत सारे जो फेक डॉक्टर्स हैं वो बहुत सारी फेक न्यूज़ इंटरनेट पे फैला रहे हैं, और इस वजह से ट्रीटमेंट और डिले होता जा रहा है। हमारे करीब 30% पेशेंट जो ओपीडी में आते हैं उनको 6 महीने से पता है कि उनको कैंसर है, लेकिन वो हिमालय में जाके ट्रीटमेंट करवा के आ रहे हैं, और वो स्टेज 2 को स्टेज 3 या स्टेज 4 बना के आते हैं। मेरे ख्याल से इसमें वो चाइनीज विस्पर काफी वर्क करता है, क्योंकि इंसान को ये नहीं याद रहता कि वो 3rd 4th में चला गया था इसलिए वर्क नहीं किया। उसको क्या याद रहता है, कैंसर था, वर्क नहीं किया, मत कराओ, बस वो डिले करो। एंड 3rd 4th में आने के बाद जो सिम्टम्स होते हैं, जो आपके इन जनरल हैबिट्स होते हैं, वो इतने डल होने लग जाते हैं कि आपको याद आती है, अच्छा अब जाके करवा लेते हैं, तब पता चलता है अब तो उसको जब सहन नहीं होता है तब जाते हैं, तब हाँ। तक थोड़ा देर हो चुका रहता है। क्योंकि मैंने इतने सारे सिम्टम्स बताए ना, ब्लीडिंग, हाँ। उसमें एक सिम्टम नहीं बताया मैंने, अच्छा पेन। ओह पेन तो मैंने बोला ही नहीं। ओके 2 महीने 2 साल से गांठ है, दर्द नहीं था इसलिए हम आए नहीं। हाँ दर्द कैंसर का शुरुआती सिम्टम नहीं है। अच्छा दर्द तब होता है जब वो आसपास के टिश्यू में फैल जाता है, या कहीं पे प्रेशर डालने लग जाता है, ओके या बीमारी कहीं गलत रास्ते पे चल देती है। ठीक है। इसलिए दर्द का वेट नहीं करना है। ओके 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 फाइनल पीस ऑफ एडवाइस टू द यूथ स्पेसिफिकली, जो कहीं ना कहीं वो नशीली पदार्थ की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप? सिंपल यही एडवाइस दूंगा कि आज से 150 साल पहले जैसे हमारे पूर्वज रहते थे वैसे रहें, तो हम कैंसर से दूर रह सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल फेंक दो और अपना गांव में जाके रहने लग जाओ। सिंपल डाइट, घर का खाना, और जहाँ तक हो सके फास्ट फूड से दूर रहना है। कोई भी चीज़ जो आप पैकेट खोल के सीधे खा रहे हैं वो जनरली आपके लिए अच्छी नहीं है, और पैकेट खोल के सीधे फूंक रहे हैं वो तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। बहुत खूब सर, बहुत खूब। आज एक्चुअल में अगर मैं सच बोलूँ तो इतना मज़ा आया आपसे बात करने के लिए, क्योंकि एक तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि मुझे बहुत इसमें इंटरेस्ट फैंटेसी होती है, मैं बहुत समझने की कोशिश कर रहा था कि यार एग्जैक्टली है क्या, एंड आपने जितने अच्छे से इसे एक्सप्लेन किया है, मुझे तो बहुत अच्छे से समझ आ गया। आई डोंट नो ऑडियंस को समझ आता है या नहीं, और अगर आपको लगता है कि आप किसी भी एक सिम्टम से गो थ्रू कर रहे हैं, आपको डेफिनेटली एक बार विजिट जरूर करना है, क्योंकि इट्स बेटर कि एक लाइन कहा जाता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आज के डेट पे कभी कभार थोड़ा ले लेना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग एट अ पॉडकास्ट चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। एनी टाइम। थैंक यू सो मच।